नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा पर। तो दोस्तों, आज से हम उत्तराखंड इतिहास को लेकर यहाँ पर नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लासेस हमारी लगातार और रोज़ चलती रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको उत्तराखंड का इतिहास पूरी पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। और जो आपकी आगामी परीक्षाएँ होने वाली है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में, ये आपके लिए बहुत ही खास होगी ये क्लासेस। ठीक है, तो दोस्तों देरी ना करते हुए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम उत्तराखंड का इतिहास देखें तो उत्तराखंड के इतिहास को हम 3 भागों में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो सबसे पहला हमारा भाग है वो कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल का है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें प्रागैतिहासिक काल देखेंगे। और दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में हम क्या देखेंगे कि जो इसके जो स्रोत मिलते हैं हमको, पाषाण युगीन उपकरण व गुहालेख चित्र हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? जो गुहालेख चित्र होते हैं। ठीक है, और पाषाणकालीन युगीन उपकरण व गुहालेख चित्र इसके क्या हैं? इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के कि मानव जीवन उस समय में कैसा था। ठीक है, तो दोस्तों उसी के साथ हम जो हमारा दूसरा काल है वो कौन सा है? वो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है। ठीक है, इसमें जो मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान हो चुका था थोड़ा बहुत। ठीक है, तो दोस्तों इसका प्रमाण हमको पुरातात्विक प्रमाण व साहित्यिक प्रमाण देखने को मिलता है। ठीक है, जो तीसरा हमारा काल है वो है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो दोस्तों ऐतिहासिक काल में मानव को लिखना पढ़ना सब आ गया था। ठीक है, जो ऐतिहासिक काल का स्रोत हमको मुद्राएं होगी, ताम्रपत्र हो गया, अभिलेख हो गए, शिलालेख हो गया और लिखित स्रोत मिलते हैं। ठीक है, जिससे हमको ऐतिहासिक काल के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में हम फुल्ली डिटेल में बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आप अच्छे से एक कॉपी पेन पकड़ लीजिए और जो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट नोट्स उसको आप नोट करते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें मानव को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, इस समय में मानव को लिखने पढ़ने का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। तो मानव उस समय क्या करते हैं कि जो गुहा चित्र हो गए, ठीक है, गुफाओं में चित्र हो गया और शैल चित्र हो गए, उस पर चित्रों को अंकित करते थे। ठीक है, और उसी के चित्र हमको आज कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र और गुहा चित्र हमको कहाँ कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले उसमें आता है अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा में एक लाखोटिया नामक की एक प्रसिद्ध जगह है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शैल चित्र आपको देखने को मिल रहे हैं, इन पर चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जो खोज है 1968 में डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा की गई है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि अल्मोड़ा स्थित लाखोटियार की खोज किसने की है? ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पर आप बता सकते हो कि डॉक्टर महेश प्रसाद जोशी द्वारा लाखोटियार की खोज 1968 में की गई है। ठीक है, तो दोस्तों यह अल्मोड़ा के बाड़े चिना के पास सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हर एक जो नोट्स है, हर एक पॉइंट है वो क्वेश्चन बन सकता है हमारा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो हमको प्राप्त शैल चित्र होते हैं, इसमें मानव तथा पशुओं के हमको शैल चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या देखेंगे? यहाँ पर फड़कानौली। ठीक है, फड़कानौली भी, ये भी कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम अल्मोड़ा में स्थित जो प्रागैतिहासिक कालीन अभिलेख हैं, ठीक है, और जो भी जगह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों फड़कानौली में हमको यहाँ पर 3 शैलाशय मिले हैं। ठीक है, और इनकी खोज किसने कर रखी है? इनकी खोज कर रखी है यशोधर मठपाल द्वारा 1985 में कर रखी है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो फड़कानौली में 3 शैलाशय प्राप्त हुए उसकी खोज किसके द्वारा और कब की गई, इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप वहाँ पर अगर अच्छे से नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पर आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो कि फड़कानौली में जो 3 शैलाश्रय हैं उनकी खोज यशोधर मठपाल द्वारा 1985 में की गई है करके। ठीक है, तो दोस्तों उसी के साथ पेटसाल है। पेटसाल में 2 शैलाश्रय की खोज की गई है, वो भी कब? 1989 में। ये खोज भी यशोधर मठपाल द्वारा की गई है। ठीक है, तो दोस्तों आप एक पेन और कॉपी पकड़ लीजिए और ये नोट्स बना लीजिए अच्छे से कर। तो जो भी मेन पॉइंट है मैं आपको वही यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और दोस्तों उसी के साथ लोएथाप से यहाँ पर हमको लाल रंग के 3 शैलाश्रय प्राप्त हो रखे हैं। ठीक है, इससे इस प्रकार क्वेश्चन बनेगा कि लाल रंग के जो 3 शैलाश्रय हैं वो कहाँ से प्राप्त
किए कर रखे हैं करके इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप वहाँ पर आंसर क्या देंगे, लोहित हाफ से हमको क्या हुआ है, 3 शैलाशय प्राप्त हुए हैं, वो भी लाल रंग के। और दोस्तों फल सीमा की बात करें तो फल सीमा अल्मोड़ा के फल सीमा से योग मुद्रा व नृत्य मुद्रा आकृति वाली मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, तो दोस्तों जो फल सीमा है ये भी अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ से क्या हो रखा है कि योग मुद्रा व नृत्य मुद्रा में एक मानव आकृति यहाँ पर प्राप्त हो रखी है, मानव की आकृतियाँ यहाँ पर से प्राप्त हो रखी है। ठीक है, तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है, तो इसको भी आप नोट कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कसार देवी मंदिर। तो दोस्तों कसार देवी मंदिर, यह मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी की चोटी की ओर इस मंदिर से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ है, अल्मोड़ा में अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर से कितने 14 नर्तकों का जो सुंदर चित्रण प्राप्त हो रखा है करके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर से हमको क्या प्राप्त हुआ है, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण। ठीक है, मूर्ति यहाँ पर से प्राप्त हो रखी है। तो दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम चमोली में जो स्थित प्रागैतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिए और नोट्स आप बनाते रहिए। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों चमोली में मुख्यतः 2 प्रागैतिहासिक स्थल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है ग्वारखा उडार। ठीक है, इसकी जो खोज कर रखी है वो राकेश भट्ट द्वारा कर रखी है। ठीक है, यहाँ से हमको लाल व गुलाबी रंग के चित्र मिले हैं। ठीक है, और यशोधर मठपाल के अनुसार यहाँ से 41 मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है हमको। ठीक है, अब हम देखेंगे मलारी सर्वप्रथम शिव प्रसाद डबराल द्वारा इस स्थान पर 1956 में सवाधानु की खोज की गई है। ठीक है, तो दोस्तों हर एक लाइन में आपका हर एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से नोट करना कि हर एक लाइन में आपका हर एक क्वेश्चन बन रहा है, जिससे जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर से आपका क्या क्वेश्चन बन रहा है कि 1956 में सर्वप्रथम सवाधानु की खोज कब और किसके द्वारा और कहाँ पर की गई। ठीक है, तो दोस्तों आप वहाँ पर इजीली आंसर दे सकते हो कि शिव प्रसाद डबराल द्वारा मलारी, जो कि चमोली में स्थित है, ठीक है, से सवाधानु की खोज की गई है। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से बन रहा है कि जो शिव प्रसाद डबराल है, इनको चारण या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है कि उत्तराखंड में जो चारण या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन आप यहाँ पर अच्छे से नोट से बनाओगे तो आप वहाँ पर इजीली इसका आंसर दे सकते हो शिव प्रसाद डबराल को। ठीक है, और दोस्तों यहीं से गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा 2001-2 में 5.2 kg के सोने का मुखावरण खोजा गया था। ठीक है, और यहाँ से काले व धूसर रंग के जो चित्रित मृत भांड मिले हैं जो पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या हुआ है कि काले व धूसर रंग के मृत भांड यानी कि बर्तन मिले हैं जो कि किसके समान है, जो स्वात घाटी है पाकिस्तान में स्थित है उसके शिल्प के समान है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा मलारी में खोज कब की गई। ठीक है, मुखावरण सोने की जो 5.2 kg सोने का मुखावरण है उसकी खोज कब की गई, तो आप वहाँ पर इजीली आंसर दे सकते हो कि सन 2001-2 में। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा हमारा है कि किमनी गाँव। ठीक है, तो अभी हम चमोली में जो उपस्थित क्या है हमारे प्रागैतिहासिक कालीन स्थल हैं उनके बारे में पढ़ लें। ठीक है, तो दोस्तों किमनी गांव से हमको सफ़ेद रंग के चित्रित व हथियार व पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेगा कि सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार व पशुओं के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आप वहाँ पर इजीली आंसर दे सकते हो कि किमनी गाँव से हमको सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार व पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं करके। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी के प्रागैतिहासिक कालीन स्थल देखेंगे हम। यहाँ पर जो हुडली है यहाँ नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों उत्तरकाशी में एक ही जो हमारा प्रागैतिहासिक
स्थल देखने को मिलता है, उसका क्या नाम है, हुडली। ठीक है, और हुडली से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं हमको। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार बनेगा कि नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त कहाँ से हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ पर आंसर दे सकते हो कि उत्तरकाशी के हुडली नामक स्थान से हमको नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड के इतिहास के जैसे हर टॉपिक को मैं जैसे ख़त्म करते जाऊँगा तो उसके बाद आपके लिए MCQ का एक प्रैक्टिस सेट भी बनाऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और उसमें आप पता चलेगा कि आपको कितना याद है और आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है और उसके बाद नोट्स बनाने के बाद भी आपको उनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप उनका रिवीजन रोज़ करिए। अगर आपको एक दिन याद नहीं होता है तो आप दूसरे दिन उसको पढ़िए। ठीक है, और अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। अगर दोस्तों आप नोट्स बनाकर रख दोगे, अगर आप सोचोगे कि अभी मेरे को याद है और आगे भी याद रहेगा, तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप पेपर में बैठते हो तो आपका क्वेश्चन वहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हो और सोचने में लग जाते हो कि मैंने तो ये पढ़ा था और इसका आंसर ये होगा करके। ठीक है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसका रिवीजन आपको बहुत ही ज़रूरी करना है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में हमको क्या देखने को मिलता है कि जो इसमें पुरातात्विक स्रोत हैं हमारे, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बता देता हूं कि इसमें मानव को थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने की समझ आ चुकी थी मानव को। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें इसमें जो लिखित स्रोत भी देखेंगे अभी थोड़े बहुत। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें पुरातात्विक स्रोत देखें तो इसमें क्या मिलती है हमको, कप मार्क्स, उखल सदृढ़ गड्ढे। ठीक है, तो दोस्तों अभी इनका चित्रण मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार के हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार के गड्ढे हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों हैनवुड ने सर्वप्रथम 1856 में चंपावत जिले के देवीधरा में कप मार्क्स की खोज की थी। ठीक है, तो दोस्तों मेन पॉइंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हैनवुड ने सर्वप्रथम 1856 में कहाँ पर कप मार्क्स की खोज की थी। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, वहाँ पर चंपावत जिले के देवीधरा से हैनवुड ने 1856 में सर्वप्रथम कप मार्क्स की खोज की थी। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चनों को इस प्रकार पढ़िए कि वह आपको आगे भी याद रहे। ठीक है, तो दोस्तों आपको अभी जो भी ये वीडियो देख रहा है आपको क्या करना है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, अगर आप समझोगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों जो ये नाम है, मेन नाम आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनसे ही क्वेश्चन बनता भी है आगे। अगली जो मैं प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं करके। ठीक है, तो दोस्तों अब हम ताम्र उपकरण देखते हैं। ठीक है, वर्ष 1986 में अल्मोड़ा से 1 व 1989 में बनकोट जो कि पिथौरागढ़ से 8 ताम्र उपकरण हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये भी मेन पॉइंट है आपका, वर्ष 1986 में हमको अल्मोड़ा से 1, ठीक है, और 1989 में बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि मेन पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर ले रखे हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पर महापाषाणकालीन समाधान। ठीक है, महापाषाणकालीन समाधान यहाँ पर हम देखेंगे अब। ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में चमोली के मलारी गांव में महापाषाणकालीन समाधानों की खोज की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये मेन पॉइंट हो गया आपका, ये सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। तो 1956 में चमोली के मलारी गांव से क्या किया, शिव प्रसाद डबराल द्वारा महापाषाणकालीन समाधानों की खोज की गई। ठीक है, और मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के खोजकर्ताओं ने सर्वेक्षण किया। प्रथम सर्वेक्षण कब किया उन्होंने, 1983 में। ठीक है, और दूसरा कब किया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि 2001-2 में उन्होंने दूसरा सर्वेक्षण भी किया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, तो प्रथम सर्वेक्षण जो 1983 में किया गया वहाँ पर मानव अस्थि के अवशेष मिले। ठीक है, और लौह उपकरण, मृत भांड व एक पशु का कंकाल भी वहाँ पर हमको देखने को मिला। तो दोस्तों आप देख सकते हो, और जो द्वितीय सर्वेक्षण जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है 2001-2 में, यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ पर एक नर कंकाल, और जो इसमें मेन है वो 5.2 kg का हमको एक सोने का मुखौटा मिला। ठीक है, और कांस्य हो गया, कटोरा हो गया, और मृत भांड हमको यहाँ पर देखने को मिले। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया,
आद्य पुरातात्विक स्रोत को हमने पढ़ लिया, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमारा क्या आता है, साहित्यिक स्रोत में आते हैं हमारा वेद, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वेद में हमको क्या दिया गया है कि उत्तराखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख हमको मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि व मनुष्यों की भूमि भी कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेगा कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है। तो दोस्तों वहाँ पर आप आंसर दे सकते हो कि उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों उसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है एक, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी मेन पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और दोस्तों जो कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें वाघ देवी का जो निवास स्थान बताया गया है वो बद्री आश्रम में बताया गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं पुराणों की ओर, ठीक है। वेदों की हम वेद पढ़ लिया हमने, ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया कि क्या क्या कहा गया है, उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम पुराण देखेंगे कि पुराणों में उत्तराखंड को क्या क्या कहा गया है और किस नाम से इसको जाना गया है। तो दोस्तों पुराण में हम सबसे पहले स्कंद पुराण में हम 5 हिमालयी खंडों का उल्लेख है, ठीक है, जिसमें से 2 उत्तराखंड में है। सबसे पहला क्या है, केदारखंड, ठीक है। केदारखंड किसको कहा गया है, गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड के नाम से जाना गया है, ठीक है। वो भी किसमें, स्कंद पुराण में, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है आपका कई बार, हाल ही की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन बना था शायद, ठीक है। तो दोस्तों और जो गढ़वाल की सीमा का उल्लेख है, ठीक है, और इसमें केदारखंड में, और मानस खंड में क्या है, कुमाऊं की सीमा का उल्लेख है, ठीक है। और जो मानस खंड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, वो कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र या कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि केदारखंड और मानसखंड, ठीक है, गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड के नाम से जाना गया है। तो दोस्तों कुछ पुराण और हैं, जैसे ब्रह्म पुराण हो गया, वायु पुराण हो गया, के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जातियों का हमको निवास था, इसके हमको स्रोत मिलता है, ठीक है। इससे ब्रह्म पुराण जो हो गया और वायु पुराण हो गया, उसमें हमको ये बताया गया है कि इसे कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग आदि जाति के लोग निवास करते थे पहले, ठीक है। तो दोस्तों उसी के साथ हम अन्य साहित्यिक स्रोत देखें तो यहाँ पर अन्य साहित्यिक स्रोत हो गया महाभारत। इसके बारे में आप सभी को तो पता ही होगा। तो आदि पर्व अर्जुन व उल्लूपी का विवाह गंगाद्वार में हुआ। सभा पर्व पुलिंद राजा सुबाहु का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है हमको। रामायण में भी उत्तराखंड का यहाँ पर हमको उल्लेख देखने को मिलता है। तो दोस्तों टिहरी गढ़वाल की हिमियाण पट्टी में विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम एवं वशिष्ठ कुंड स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बनता है कि जो वशिष्ठ आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है या वशिष्ठ कुंड कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आप वहाँ पर आंसर लगा सकते हो कि इजली टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। और श्री राम के वनवास जाने और वशिष्ठ मुनि ने अपनी पत्नी अरुंधति ने यहीं निवास किया था। तपोवन टिहरी जिले में स्थित है और जहाँ लक्ष्मण ने तपस्या की थी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर तपस्या था, यहाँ पर ये गलत हो गया है। तो दोस्तों तपोवन में जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है, ठीक है, यहाँ पर क्या किया था, लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। ये आपका एक मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है कि लक्ष्मण ने उत्तराखंड में किस स्थान पर तपस्या की थी। तो आप वहाँ पर बता सकते हो कि टिहरी गढ़वाल में तपोवन नामक स्थान पर लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। उत्तराखंड के बारे में सुनने को मिलता है कि अभिज्ञान शकुंतलम में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसकी रचना किसने की, कालिदास ने। तो दोस्तों ये बहुत ही मेन क्वेश्चन आपका बन जाता है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, ठीक है, इसके रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका आंसर वहाँ पर क्या होगा, कालिदास होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो कड़वाश्रम है वो उत्तराखंड के कोटद्वार से 14 किलोमीटर दूर हेमकूट व मणिकूट पर्वतों की गोद में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि कड़वाश्रम उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आप बता सकते हो कि उत्तराखंड कोटद्वार में स्थित है, ठीक है। और कड़वाश्रम हमारा मालनी नदी तट पर स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा भी जा चुका है
ठीक है, कि कड़वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो आप वहाँ पर इजीली आंसर कर सकते हो कि मालनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में यह स्थान चौका घाट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों उत्तराखंड का जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था और आद्य ऐतिहासिक काल था, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर फुल डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं उनका भी मैं एक प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा। ठीक है, इसको एक साथ आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे उनके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा इस वीडियो के बाद। जैसे हमारा आज क्या हो गया, प्रागैतिहासिक काल हो गया और आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या है, ऐतिहासिक काल है ये। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमारा प्रागैतिहासिक काल हो गया और आद्य ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो गया यहाँ पर, तो मैं अब अगली वीडियो में क्या लाऊंगा, इन दोनों का प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, और उसके बाद अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक काल को कंप्लीट करने के बाद उसका हम एक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। अगर डीपली पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे आगे भी काम आएंगे। ठीक है, जैसे आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम बहुत डीपली पढ़ रहे हैं अभी। और तो दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रहती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बनते हैं, ठीक है, जो भी दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और इस चैनल के बारे में उनको ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर दोस्तों अगर मैं आपके लिए अच्छी चीज़ें ला रहा हूँ तो आपका वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप दूसरे लोगों को भी बताएं उसके बारे में। ठीक है, जो भी आपके दोस्त लोग हैं वो उनका भी सिलेबस साथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं और काफ़ी अच्छी, और दोस्तों मेरी काफ़ी मेहनत लगी है इनको बनाने में भी। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये नोट्स मैं आपके लिए कहाँ से लेकर आ रखा हूँ और कितनी मेहनत मेरी इसमें लगी होगी। ठीक है, आपको इसको लिखने में और आपको यहाँ तक इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने तक। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रही, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों ऐसी और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों हम उत्तराखंड की जो पूरी सीरीज़ है, उत्तराखंड में नदी घाटियाँ जो भी हैं, झील हो गया, कुंड हो गए, ठीक है, और टिहरी शासन हो गया, ब्रिटिश कालीन जो भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, जो कुछ भी हुआ है उत्तराखंड में आज तक और उसके बारे में फुल डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपका साथ चाहिए हमको। आपको अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। ठीक है, तो